मेरी गर्भवती बहन ने आखिरी हफ्तों में अपना ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुलाया। इसी दौरान मेरे जीजा ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डर कर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली, तुम्हें अपने जीजा के साथ सोना ही होगा, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। अक्सर दूसरे के दिए हुए जख्म इतना तकलीफ नहीं देते जितना अपनों के दिए हुए घाव। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी खोई हुई इज्जत के पीछे कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरी खुद की बहन थी। आप लोगों तक ये कहानी पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग हर चीज से सावधान रहें। नमस्कार, मेरा नाम नैना है। हम 2 ही बहनें थी और मेरी बड़ी बहन नीति की शादी के वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। इसलिए उनकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब दीदी की विदाई होने लगी तो जीजू ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगे कि नैना, इतना रोने की क्या बात है, वैसे भी तो साली आदि घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर आना। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर गई थी। जीजू कहने लगे, जब भी तुम हमारे पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपने शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और जीजू भी उनके साथ ही आए थे। बहुत ही अच्छे और प्यार करने वाले थे वो। बहुत हंसमुख स्वभाव था उनका। जब तक वो हमारे घर थे हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते और मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वो जब आए थे तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया। 1 हफ्ता हमारे साथ रहने के बाद दीदी वापस अपने ससुराल चली गई। उनके बिना घर फिर से सूना हो गया था। कुछ ही दिनों बाद दीदी का फोन आया कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों बाद हमारे घर में ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत परेशान थी। वो मम्मी से कह रही थी कि उन्हें बहुत उल्टी होती है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। वो दूसरे शहर में इस हालत में अकेले नहीं रह सकती। ये सुनकर मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान थी। मम्मी ने दीदी को कहा कि वो यहाँ हमारे घर ही आकर रह ले, तो वो कहने लगी कि संजू मेरे जीजू का नाम था, उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी अगर दीदी यहाँ आ जाती तो जीजू और उनके पापा को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात तो नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं नैना को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। नैना तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, नैना को अकेले मत भेजो, मैं इनको भेज दूंगी, वो लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी बार भगवान से मांग भी चुकी थी। खुशी खुशी मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली। बहुत मजा आने वाला था दीदी के साथ वहां, और मौसी बनने की खुशी तो अलग थी ही। 2 दिन बाद ही जीजू मुझे लेने के लिए आए और मैं अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर जी और जीजू थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी के ससुराल में सास ननद की कोई झंझट ही नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने तो पहले से ही मेरी पसंद का खाना भी बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दिया था दीदी ने। मेरा कमरा अलग ही था। दीदी के ससुर जी को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बोल रहे थे कि तुम यहाँ से चली जाओ, मत रुको यहाँ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी ऐसी अजीब अजीब सी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में दीदी कमरे में आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर जी बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे से उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए थे। जीजू का रिश्ता उनके पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात ही थी और सच कहूं तो मैं उनके ससुर जी से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो गए थे, पर मैं दोबारा उनके ससुर जी के कमरे में नहीं गई।
डर लगता था मुझे उनसे। जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो ज्यादातर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा थी उस दिन और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन अचानक मेरी नजर किसी साए पे पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ नजर नहीं आया था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा था। ये बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजू एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। मैं इतना डर गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे उनके कमरे में बिना दरवाजा बजाए नहीं जाना चाहिए था। मुझे देखकर जीजू उठकर बैठ गए और बोलने लगे कि अंदर आ जाओ नैना, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी। मैंने कहा कि वो दीदी से मैं दूध के बारे में पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी तुम जाकर आराम करो, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं इन्हें बोल दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नजर दीदी के ससुर जी पर पड़ी। वो बाहर लॉन से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देख रहे थे और कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो बेटा। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। मैं घबराकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और सारी रात मैंने यूं ही बिताई। मन में आया कि दीदी तो कह रही थी कि ससुर तो बीमार है, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात में बाहर क्या कर रहे थे। ये बात बहुत अजीब थी। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वो क्या मेरा वहम था या हकीकत। कोई मुझे देख रहा था, कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे। इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते हुए जीजू कहने लगे कि नैना मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते हुए उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ लगाया और फिर चले गए। उनके इस अंदाज पर तो मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी संजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा फिक्र मत करो, अब से मैं जीजू का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई। जीजू समय से आ गए थे। आने के बाद वो मुझे शॉपिंग के लिए लेके गए। दीदी से कहीं ज्यादा उन्होंने मेरे लिए शॉपिंग की। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मैं बहुत थक कर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेहोश होकर सो गई। आधी रात लाइट चली गई और गर्मी की वजह से जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई और भी मेरे पास बिस्तर पर मौजूद है। कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर जोर से धक्का दिया। वो जो भी था उसे शायद मुझसे धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज दी तो वो कहने लगी कि संजू गए हैं लाइट ठीक करने, तुम परेशान मत हो, अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, संजू जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फोन का टॉर्च जला दिया। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। दीदी कहने लगी तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई, मेरा ख्याल कैसे रखोगी। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। कहने लगी कि संजू यहाँ मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं है और यहाँ और कोई है ही नहीं, तो कौन हो सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था।
ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर जीजू दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? और फिर उस दिन रोशनदान पर भी तो जब जीजू दीदी के कमरे में आए तो दीदी को कहने लगे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसके पास चली जाओ, वो डर जाएगी। दीदी कहने लगी, अरे बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो। और फिर मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूं और अब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर ने दीदी को ज्यादा टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाजा लॉक कर बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे कहाँ ही आने वाली थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाती हूँ। जो भी था ये मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था। कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जीजू किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट आए थे। दीदी तो दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं खाने की तैयारी कर रही थी। जीजू किचन में चले आए और मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज ने तो मानो मेरे गले में ही दम तोड़ दिया था और मैं कुछ कह भी नहीं पाई। अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी मैं। जीजू ने भी मुझे छोड़ने की बजाय और तेज पकड़ लिया। कहने लगे, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़वाया और बाहर भागने लगी। भागी रही थी कि इतने में वो बोले कि नहाते हुए तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजू की ये बात सुनकर मेरी तो सांस ही रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर के घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजू की तरफ देखा और कहने लगी कि मैं तुमसे थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजू ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर दिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजू का आज जो रूप देखा था उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे कब उनकी नजर मुझ पर थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जीजू बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए और आज मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। शाम के बाद जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक तो मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ, किस बात से तुम इतना रो रही हो। दीदी की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें जीजू के बारे में इतनी बड़ी बात बता देती। मैंने रोते हुए कह दिया कि कुछ नहीं, मुझे बस मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुजा ली। मैं आज ही तुम्हें संजू के साथ वापस भेज देती हूँ। जीजू के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी मैंने दीदी को कहा कि नहीं, मुझे पापा लेने आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इसी बहाने मैं भी पापा से मिल लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर मेरे पास बैठने के बाद दीदी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में उनकी जोरदार चीख की आवाज आई। मैं बहुत ही तेजी से दीदी के कमरे की तरफ भागी तो देखा वो जमीन पर गिरी हुई है और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को किसी तरह उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, नैना तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठा दिया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी खुश हो गई थी और मुझे गले से लगा लिया। जीजू भी अब तक वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि जाओ अपनी दीदी के लिए कोई जूस बना लो। मैं किचन में जाकर सेब का जूस बना ही रही थी कि एक बार फिर जीजू किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया और गुस्से से कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजू को जैसे मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लगातार मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे।
मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजू का सारा सच बता दिया। दीदी ने फिर एक नजर मुझ पर डाली और एक जीजू पर, फिर कहने लगी कि कैसे मर्द हो तुम, एक 16 साल की लड़की तुम्हारे हाथ नहीं आ रही। इसने पिछले हफ्ते से ही अकेले तुम्हें नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मुझे अपने कानों पर जैसे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि ये क्या बोल रही हैं आप। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। संजू तुम्हारे साथ जो कुछ करना चाहते हैं वो उन्हें करने दो। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती भी हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं जो आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नजरें जमाए बैठा है? वो आपको और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें संजू के साथ सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहते हैं, वरना वो कभी बाप नहीं बन पाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप प्रेग्नेंट हैं और जीजू वैसे ही बाप बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। कहने लगी, ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही कभी मैं माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था कि तुम यहाँ आकर मुझे एक औलाद दे सको। वो किसी और से बाप नहीं बनना चाहते और मेरे पास तुमसे आसान तरीका और कोई नहीं था। मैं किसी और को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन तो हो नहीं। मैं संजू से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और संजू की जिंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजू को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हकदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। मैं अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ती रही कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक ना सुनी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो जीजू मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और उसका इल्जाम भी मेरे किसी आशिक के नाम पर डाल देंगे। मैं सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपनी सच्चाई की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन कभी ये फर्क हम दोनों के बीच इस तरह आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। हम बचपन से ही बहुत अच्छे से रहे हैं, पर आज दीदी को क्या हो गया था ये मुझे नहीं पता। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो खुद को छुड़ाने के लिए मैंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। तभी मेरी बहन के ससुर जी कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे अपनी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। जीजू गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटे। वो मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले गए। कहने लगे, बेटा मुझे पहले दिन ही ये सब पता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा था। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ भी कहता तो शायद तुम कभी यकीन नहीं करती, और अब जब तुम खुद जान चुकी हो तो तुरंत वापस लौट जाओ। ये दोनों इंसान नहीं जानवर बन चुके हैं। अपने बेटे की परवरिश में जरूर कोई कमी रह गई है मुझसे, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उनके ससुर जी के फोन से ही मैंने अपने पापा को कॉल कर सारी हकीकत बता दी। वो अगली सुबह ही मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस आ रहा था कि उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो जीजू के पापा मेरी आवाज सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को अब कई साल गुजर गए हैं। मेरी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, और मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी भूल। मेरी बहन ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है।
इसलिए चाहे कोई आपका अपना हो या पराया, हमेशा अपनी एक आंख और एक कान खुले रखने चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।